हेलो, माय नेम इज़ युवराज सिंह शेखावत। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट नहीं, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब हमें ये देखना है पहले कि पॉलिटी से आप क्या समझते हैं। पॉलिटी का मतलब है कि कोई भी जो ज्योग्राफिक टेरिटरी है और उस ज्योग्राफिक टेरिटरी को एक गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, या फिर एक गवर्नमेंट जो कि उस पर फंक्शनिंग इफेक्टिवली कर रही है उस ज्योग्राफिकल एरिया को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि ये इंडिया है और इस पे एक इंडियन गवर्नमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट है ये पूरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को जो रेगुलेट कर रही है या जो इसके लिए लॉज बना रही है या इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फंक्शन करवा पा रही है, उस सिस्टम को हम पॉलिटी कहते हैं। और उस पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक है। अब कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मेरे 3 रूल्स हैं। वो 3 रूल्स आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, जिससे आप कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको कोई इशू नहीं आएगा। जैसे कि फर्स्ट है लिमिटेशंस। हमारे दिमाग में कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, कि हम ये टॉपिक पढ़ सकते हैं या ये नहीं पढ़ सकते, ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है। कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमारा ह्यूमन माइंड केपेबल है हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, हर एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में। दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट आपको रखना है दिमाग में वो है पिरामिड बेस्ड लर्निंग। जैसे कि पिरामिड की शेप होती है वैसे ही हमारी लर्निंग भी होनी चाहिए। जैसे कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे टॉपिक को लेके। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में है कि उस टॉपिक में क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से मैं उस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर सकता हूं, और जिससे कि मैं कंसेप्ट के थ्रू उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूं। फिर बात आती है फैक्ट्स की, कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो इस अंडरस्टैंडिंग को सप्लीमेंट कर रहे हैं। और जब हमारी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट्स डेवलप हो जाएंगे देन वी कैन प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज, अगर वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। और अगर आपका वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा है हाउ टू स्टडी। कोई भी टॉपिक और कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास में रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं, आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स और ये प्रैक्टिस इफेक्टिव हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं उस टॉपिक को। अब मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंड समझ पाएंगे जिस हम पार्लियामेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। अब वो एनालॉजी ऐसे है कि मेरा नाम जैसे कि युवराज सिंह है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि युवराज सिंह है तो इस नाम के पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि मेरा नाम युवराज सिंह पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर ने कोई किताब पढ़ी, उसमें उन्हें युवराज एक नाम अच्छा लगा और उन्हें लगा कि जो भी मेरा बेटा होगा मैं उसका नाम युवराज रखूंगा। मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग है कि भाई युवराज सिंह का मतलब होता है सन ऑफ ए किंग, मीन्स प्रिंस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मैं टॉल हूँ या शॉर्ट हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी फिजिक कैसी है। इंटरनल बात करते हैं कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, कंपैशन हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं रेगुलेशन, कि क्या मैं फ्री विल हूँ, क्या मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, या फिर मेरी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे हैं जिससे मैं रेगुलेट होता हूँ, जैसे मैं ट्रैफिक लॉज फॉलो करता हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, वो क्या मेरे डिसीजंस में सपोर्ट करते हैं या फिर मुझे कहाँ गाइड कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरी फैमिली हो गई, इस तरीके से। फिर कंडक्ट, मेरा कंडक्ट कैसा है, मेरा कंडक्ट गुड है या बैड है। अगर गुड और बैड है तो मैं कैसे उस चीज़ को सही कर पा रहा हूँ, अगर बैड है तो मैं कैसे उसको रेक्टिफाई कर पा रहा हूँ, गुड है तो मैं उसको कैसे स्ट्रेंथन कर पा रहा हूँ। सेम एनालॉजी हम अप्लाई करेंगे पार्लियामेंट में, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब मैं बात करता हूं पार्लियामेंट की। तो जैसे मैंने बोला कि युवराज सिंह का रीजन क्या था, वैसे ही पार्लियामेंट का ओरिजिन क्या है। पार्लियामेंट का कहां, मतलब पार्लियामेंट आया कहां से? पार्लियामेंट आया जब इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। अब हमने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो है अडॉप्ट कहां से किया? ये हमने किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है।
और ये किसने किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी चीज़ें बोरो करी हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशन से, और उसमें से एक पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं, स्टेट पे भी हो। तो इसमें आर्टिकल 74 और 75 डील करता है सेंटर पे, और आर्टिकल 163 और 164 डील करता है स्टेट पे। अब हमें ये जानना देखना कि सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही था या फिर कोई और सिस्टम्स भी थे। अगर और सिस्टम्स भी थे तो हमने पार्लियामेंट ही क्यों चुना? ठीक है, जैसे कि नाम युवराज नहीं, युवराज के अलावा भी बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन हमने युवराज ही क्यों चुना? वैसे ही हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ही क्यों चुना? तो हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से वो सिस्टम्स हैं जो कि हमारे पास में है, और कैसे कैसे वो सिस्टम्स डिफरेंट है, जिससे कि हम पार्लियामेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए। अब कौन कौन से वो सिस्टम्स हैं? एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाता है कि जब मैं बोलता हूं पार्लियामेंट का ओरिजिन क्या है, वो तो आपको समझ में आ गया कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट है क्या? जैसे युवराज सिंह का मतलब क्या है, वैसे ही पार्लियामेंट का मतलब क्या है? ये हमारी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडियन पॉलिटी की। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, ये हमारी एक लॉ मेकिंग बॉडी है। अब इंडियन पॉलिटी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, उसमें 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इनेक्ट करना, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर का काम है क्या? लॉज बनाना। तो पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है, उसका पार्ट है पार्लियामेंट। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो इफेक्टिवली कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? पार्लियामेंट। और जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है कि उन लॉज की सुप्रीमेंसी को मेंटेन करना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करना। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, जिससे कि हम अपने सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा है? जो भी वोटर है, जो भी वोट डाल रहा है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट को भी इलेक्ट कर रहा है और प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो फिर अपनी गवर्नमेंट बना रहा है। अब जो मेजर फाउंडेशन है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का, जो मेजर फाउंडेशन है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है पार्लियामेंट का, या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं लेजिस्लेचर को। तो यहां पे आप देख पाएंगे जो प्रेसिडेंट है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है पार्लियामेंट से। तो और ये एग्जांपल आपको कहां दिखेगा? यूएस में, जहां पे जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता पार्लियामेंट के, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और फिर वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल में। जब हम सेमी प्रेसिडेंशियल में बात कर रहे हैं, सेमी का मतलब होता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल के बीच का। अब इसमें जो वोटर है अगेन, यहां पे भी वोटर पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहा था, यहां पे भी वोटर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पे वोटर पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहा है, पार्लियामेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट को भी कर रहा है। सेम है यहां तक, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा था, यहां पे पार्लियामेंट गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है। और जब भी पार्लियामेंट के मेंबर्स अगर गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? जो कैबिनेट है और जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो फ्रांस में, जहां पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, यहां पे वोटर क्या कर रहा है? वोटर यहां पे पार्लियामेंट पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहा है। वो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रही है, और गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही है। ठीक है, यहां पे अलग डिफरेंस था, यहां पे वोटर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट दोनों को कर रहा था, यहां पे वोटर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों को कर रहा था, बट यहां पे वोटर सिर्फ पार्लियामेंट को कर रहा है, और पार्लियामेंट फिर हमारा जो है वो पीएम को अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही है। ठीक है, यहां तक कंपैरिजन इसलिए समझना जरूरी है कि हमने क्यों पार्लियामेंट्री चुना इसका। जब आपको यह पता होगा कि प्रेसिडेंशियल क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल क्या है, तो आप पार्लियामेंट्री में एक कंपैरिजन कर पाएंगे और फिर आप सोच पाएंगे कि क्या रीजंस रहे कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को करा, जैसे कि मेरे नाम के पीछे क्या रीजंस रहे। तो अब हम बात करते हैं रीजंस कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया। पहली बात है हमारी फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई फैमिलियर इंसान आता है तो वी फील हैप्पी, वी फील कंफर्टेबल, हमें लगता है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन अगर कोई अननोन इंसान आता है तो हम थोड़ा बहुत झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें उतना हमने रैपो बिल्ड नहीं किया है, हम उतना जानते नहीं है और उतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाते। सेम वे में जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो सिस्टम है, इससे हमारी फैमिलियरिटी थी। क्यों फैमिलियरिटी थी? क्योंकि जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे या जब हम कॉलोनियल रूल में थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने इसको इनेक्ट किया, मतलब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आए। और उस जब हमने इतने साल, करीबन 20-30 साल, 30-40 साल जब हम इस सिस्टम के साथ रहे हैं, तो हमारी एक फैमिलियरिटी है। तो हम क्यों एक ऐसा नया सिस्टम चुने जिससे हमें कोई फैमिलियरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इसलिए। सेकंड है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं तो किसके कंपैरिजन में प्रेफरेंस? स्टेबिलिटी के। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है पार्लियामेंट के, तो वहां पे स्टेबिलिटी इंश्योर है। बट हमने चूज किया प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहां पे आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस फॉर्म में? रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फॉर्म में कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, फिर तीसरा, हमको अवॉइड करना था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट। अगर प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, तो दोनों के बीच में खींचातानी चलेगी। प्रेसिडेंट बोलेगा मैंने जो बना दिया रूल वही चलेगा, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन बोलेगा जो मैंने बना दिया है वही रूल चलेगा। इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने इंश्योर करी, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का हमने क्या किया? हमने उस कंफ्लिक्ट को अवॉइड किया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव का मेंबर बन चुका है। फिर हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो हमारा इंडियन स्टेट है उसमें बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट कास्ट से हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज से हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं। तो उन सबको एड्रेस करने के लिए और उनका सबका रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, इंडियन स्टेट उन सबका रिप्रेजेंटेशन होने के लिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किया है। अब हम आगे देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ के फीचर्स क्या हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम टॉपिक तो पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं? अगेन मैंने आपको जो बताया था पिलर्स में, पार्लियामेंट को समझने से पहले हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एक बार आपको समझ में आ गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पीछे ओरिजिन क्या है, उसका नाम क्यों पड़ा, उसका काम क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, तो आपको पार्लियामेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, हम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अराउंड। जब हमारा ब्रॉड फ्रेमवर्क कवर हो जाएगा, उसके बाद में हम उसके निटिग्रिटीज और नुआंसेस पे जाएंगे, जैसे कि पार्लियामेंट के कंपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट के हाउसेस में क्या क्या कंपोजिशन होता है, किस तरीके से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बात करेंगे। आज मैंने बोला जैसे पिरामिड बेस्ड लर्निंग के बेसिस पे हमको एक ब्रॉड फाउंडेशन डेवलप करना है, तो वो हम कर रहे हैं। तो पहला आपको देखना है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ये इसका फीचर है। नॉमिनल मतलब फॉर द नेम सेक, तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल में जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना हो रहा है या जो इन्फ्लुएंस है या जो पावर है वो रियल एग्जीक्यूटिव के पास होती है, दैट इज पीएम। सेकंड है मेजोरिटी पार्टी रूल, मतलब जो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी सिक्योर करेगी वही उसी का रूल होगा पार्लियामेंट के अंदर, वही सिक्योर, जिसने मेजोरिटी सिक्योर करी है उसी का रूल होगा पार्लियामेंट के अंदर। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने इलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन जनरल पार्लियामेंट, और अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो दैट विल बी लोकसभा। ठीक है, फिर है डबल मेंबरशिप। जो मेंबर पार्लियामेंट का होगा वही मेंबर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का होगा। तो यहां पे हम इस डबल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। फिर लीडरशिप ऑफ पीएम, अगेन मैं बोल चुका हूं कि जो मेजोरिटी पार्टी रूल करेगी वो अपना एक हेड बनाएगी और वो हेड को हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और उनकी लीडरशिप रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे कि और क्या इसके फीचर्स हैं। और एक फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। हम आगे देखेंगे कि हम किसे लोअर हाउस कह रहे हैं और किसे हम अपर हाउस कह रहे हैं। अभी के लिए मैं बता देता हूं, लोअर हाउस हम लोकसभा को कहते हैं और अपर हाउस हम राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है, तो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या कि लोअर हाउस जो है वो परमानेंट चैम्बर नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी फॉर्म नहीं हुई, अगर कोई कोलिशन फॉर्म नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट क्या है, डिसॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर
रिकमेंड कर दे, एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को लोअर हाउस को डिसॉल्व करने के, तब भी हो सकता है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या है? जो मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के सिलेक्ट हुए हैं वही मेंबर्स तो हमारे पार्लियामेंट में हैं, तो वो एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी मेंटेन हो रही है कि बहुत सारे लोग वैसे ही हैं, सेम जिनकी जिनकी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो पार्टी मेजोरिटी में रूल कर रही है, ठीक है। और जो आपको पता है, जो लॉज बनाएंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगा, वो इसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हुए आएगा। क्या कंप्लीटली उनका रोल होगा? ऐसा नहीं है, वो चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैंने जैसे आपको बुलाया कि एक फ्रेमवर्क, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्या है, ठीक है। सब हम ये तो पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट ये है, पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, फिर ये हाउसेज हैं, ये ड्यूरेशन है, वो फैक्ट्स हैं। उससे पहले एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है, हमें जरूरत क्यों है पार्लियामेंट की, क्यों जरूरत है हमें पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट है किसका पार्ट? मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट पार्ट है लेजिस्लेचर का, जो कि एक ऑर्गन है इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। अब ये जो लेजिस्लेचर है, ये इलेक्ट किया जा रहा है पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा इसको इलेक्ट किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वर्क भी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो सुप्रीम कौन है यहां पे? सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं है, सुप्रीम है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट की जरूरत क्या पड़ी? क्या पार्लियामेंट जो इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा, वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी है? क्या वो सिर्फ लॉ बना रहा है? क्या सिर्फ इज इट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी? ये आपको पता चलेगा जब हम पता चलेगा कि हमें नीड क्या है पार्लियामेंट की। ये अकेली सिर्फ ये एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेंटर है सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। अब आप पूछेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब क्या? प्रोसेस का मतलब एक प्रोसीजर या फिर एक मैकेनिज्म जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं पर्टिकुलर स्टेट के या पर्टिकुलर नेशन के, उनको इक्वली रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उनके जो भी व्यूज हैं उनको पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है, उनको लिसन किया जा रहा है, उनको सुना जा रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यही रूल है कि सब लोग इक्वल हैं और सब लोगों के जो व्यूज हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, उनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम आगे बात करेंगे कि जब हमने बोला कि नीड क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि एंश्योर्स, क्या करती है ये एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कर रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसको? पार्लियामेंट को। और यही तो मेजर प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल में क्या हो रहा था? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन यहां पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। और एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट किया है, हमने इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। और हमने जब इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करें। तब हम एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल का और जो फेथ था एग्जीक्यूटिव्स में, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। फिर सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे जो लगता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर भी है जिसके पास में मेजोरिटी है और उसे लगता है कि मैं आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं, मैं कोई भी लॉ ला सकता हूं, तो उनको भी पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा। और उनको जो भी सेटिस्फाई है, एस्पिरेशन है पीपल की, पीपल के लिए जो काम करना है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। और ये सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। और यही रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ पार्लियामेंट। अगेन, पार्लियामेंट का क्या पोटेंशियल है? डेमोक्रेटिक पोटेंशियल। डेमोक्रेटिक पोटेंशियल किससे इंश्योर हो रहा है? जब हम एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करने के बाद में क्या हो रहा है? पीपल का जो फेथ है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। फिर अगेन मैंने जो आपको बताया कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि ये इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब नीड इसलिए है कि अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो हम जो सोसाइटी के डाइवर्जेंट व्यूज हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहे हैं, डिफरेंट कास्ट से आ रहे हैं, वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे? तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और अगेन उसके पास में एक नीड ये भी है कि जो भी हम गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं या जो भी डिसमस कर रहे हैं, उसकी पावर भी हमारे पास में पार्लियामेंट के पास में। तो इसमें हमने ये भी जाना कि क्या नीड है, साथ साथ में हमने ये भी जाना कि क्या फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अब अगेन क्या क्या फंक्शंस हैं हम ये जान चुके हैं। नीड क्यों है? नीड ये है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है एग्जीक्यूटिव की, और अगर स्ट्रॉन्ग लीडर भी है तो उसको भी पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो फेथ दिखाया है
पीपल ने, लोगों ने उन स्ट्रॉन्ग लीडर में, उनकी गवर्नमेंट में, उसको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एस्पिरेशन। अगेन फाइनेंशियल फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट जो है मिसस्पेंड और ओवरस्पेंड तो नहीं कर रही है थ्रू बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें वो एक्सपेंडिचर को डिस्क्लोज करते हैं, जिसमें वो अपने कहाँ से वो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कलेक्ट गैदर करेंगे, उन रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट का फंक्शन मतलब पार्लियामेंट का इसमें फंक्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, जैसे कि 73rd और 74th। 73rd डील्स विद द पंचायती राज एंड 74th एक्ट डील्स विद द म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, फिर है इलेक्टोरल फंक्शन, जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, उनको भी, उस फंक्शन को भी पार्लियामेंट करती है। और कुछ होते हैं जुडिशियल फंक्शंस, जिसमें कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। तो हमने जाना कि पार्लियामेंट का ओरिजिन कैसे हुआ, पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट को हमने क्यों लिया, रीजंस जाने, हमने जाना कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, और फिर हमने जाना पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि पार्लियामेंट के बारे में आपको पता है कि जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं, जैसे ये मैंने पार्लियामेंट की बात कही, तो इसमें आता है प्रेसिडेंट, इसमें आता है लोकसभा, इसमें आता है राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा जो है, वाई प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बिकॉज लोकसभा राज्यसभा जो भी बिल्स बनाएंगे, जो भी रेगुलेशंस, जो भी बिल्स लाएंगे, पॉलिसीज लाएंगे, वो बिल्स और पॉलिसीज लॉ कब बनेंगी, जब प्रेसिडेंट असेंट देगा। दैट्स वाई इवन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हमें दो हाउसेस की क्या जरूरत पड़ गई, हम एक लोकसभा बना देते, हमने दो क्यों बनाई। हम ये तो पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, हमने दो लोकसभा राज्यसभा क्यों बनाई। पहली चीज मैंने आपको बताई थी, हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया है, ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स में क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है बाई मींस टू एंड कैमरल मींस दो चैम्बर्स। तो अब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही वहीं से लिया है, तो वहां पे जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है वो भी हम अडॉप्ट करेंगे, तो हमने अडॉप्ट किया। बट क्या यही रीजन है कि हमने दो हाउसेस को अडॉप्ट किया कि भाई वहां पे ब्रिटेन में थी तो हमने ले ली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप समझ लेते हैं पार्लियामेंट किसको बोलते हैं। पार्लियामेंट वो जो नेशनल लेजिस्लेचर है, जो नेशनल लेवल पे यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना रही है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी दो हाउसेस की। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी कंट्री है, जो भी कंट्री होती है, अगर वो लार्ज साइज की है और उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है सारे सेक्शंस की, वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो जैसे कि मैं बताता हूं, लोकसभा में व्हाई इट इज कॉल्ड लोक सभा, सभा मीन्स असेंबली, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड लोक, लोक डिनोट्स टू पीपल। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स लोकसभा रिप्रेजेंट व्हाट, पीपल। तो लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को। और फिर हम बात करते हैं राज्यसभा की। व्हाई इट इज कॉल्ड राज्यसभा, राज्य मीन्स स्टेट, स्टेट में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राज्यसभा। अगेन मैंने बोला था व्हाई माय नेम इज युवराज सिंह एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युवराज सिंह। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज्यसभा, व्हाट इज राज्यसभा, राज्यसभा, राज्य स्टैंड्स फॉर स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो जो कंट्री इतनी बड़ी है, लार्ज साइज की है, डाइवर्सिटी है, उसमें सारी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना, रिप्रेजेंटेशन देना, इंडिविजुअल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें डबल चेक करना है। डबल चेक कैसे, लोकसभा ने कोई बिल बना दिया, उसको रिकंसिडर करने के लिए वो राज्यसभा में जाएगा, और उससे हम डिसीजन मेकिंग क्या कर लेते हैं, हम डिसीजन मेकिंग को ट्वाइस कंसिडर करते हैं, जिससे कि कोई फॉल्ट ना हो, कोई गलतियां ना निकले, कोई गलतियां हो तो उसको हम रेक्टिफाई कर लें। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से हमें जरूरत है और हमने दो हाउसेस बनाए। ये रीजन तो है ही, लेकिन वो भी है। फिर उसके बाद में है कि दो नेम ऑफ टू हाउसेस, ये मैं आपको बता सकता हूं कि राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्यों पढ़ा, लोकसभा क्यों पढ़ा, इसे हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं और हम इसे हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर भी बोलते हैं कि अब हम राज्यसभा को परमानेंट चैम्बर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, लोकसभा को परमानेंट चैम्बर क्यों नहीं बोल रहे हैं। राज्यसभा को परमानेंट चैम्बर हमने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। डिसॉल्व नहीं होती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और सारे के सारे मेंबर्स एक टाइम पे रिटायर नहीं होते। जो आपके 1/3 मेंबर्स हैं
वो रिटायर होते हैं एट एवरी 2 ईयर्स। अब जब 1/3 मेंबर रिटायर होंगे एवरी 2 ईयर, तो कभी भी ये जो चैम्बर है, जो राज्यसभा है, वो कभी डिसॉल्व हो ही नहीं पाएगी। तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो दैट्स अ परमानेंट, दिस इज अ परमानेंट चैम्बर। और लोकसभा में जो है वो 5 ईयर टर्म के लिए होते हैं, और वो क्या है, वो डिसॉल्व हो सकती है। हमने बात की कब हो सकती है, कब हो सकती है, जब कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी रूल में ना है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट ना आए, या फिर पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। लेकिन अब आप बोलेंगे परमानेंट चैम्बर तो बोल दिया, इस वजह से बोल दिया, बट हमने ये अरेंजमेंट करा क्यों? हाँ, हमने अरेंजमेंट ये किया कि मान लीजिए मैंने बोला कि लोकसभा डिसॉल्व होती, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब इलेक्शंस अभी होने बाकी हैं, तो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क होंगे, जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होंगे, उनको कंडक्ट कौन करेगा? उनको कंडक्ट करेंगे राज्यसभा। इसलिए राज्यसभा को हम परमानेंट चैम्बर बोलते हैं, और इसलिए हमने ये अरेंजमेंट किया है। ठीक है, हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट लॉज कैसे बना रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉज कैसे बना रहा है। कोई भी बिल जो हमने ड्राफ्ट किया है वो हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अगेन हम फैक्ट्स में जब जाएंगे तब हम बात करेंगे, अभी हम ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को आप सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फिर वो कमिटीज के पास जाता है। कमिटीज इन बिल्स पे देखती हैं कि क्या हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्या हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिटीज जब ये करेंगी तो कमिटी गिव्स रिपोर्ट। अब कमिटी के पास में जब बिल गया तो कमिटी ने जो भी चेंजेस करने थे वो किए, और फिर उसके बाद में अपनी रिपोर्ट दी। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी उस टाइम पे उन्होंने पीपल्स के इनपुट भी लिए। क्यों? क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग पीपल। फिर उसको हाउस एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता, और फिर उसके बाद में डिटेल डिस्कशन होता है। और जब डिटेल डिस्कशन होते हैं किसी एक हाउस में, अगर वो हाउस उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो दूसरे हाउस पे चले जाता है, अगर रिजेक्ट कर जाता है तो वो बिल डेड बन जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अदर हाउसेस जो है अगर उसको अप्रूव कर देते हैं या फिर रिकमेंडेशन दे देते हैं तो वो एक बिल बन जाता है। बिल तो है ही, वो लॉ कब बनेगा? लॉ बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो लॉ बन जाएगा, और अगर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो एक बार रिकंसिडरेशन भेज के फिर जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके फिर लॉ बन जाएगा। और अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि ज्वाइंट सेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम ज्वाइंट सेशन भी कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाता है। अब हम बात करते हैं कि अब आपने देखा था कि हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, ये हम देख चुके थे। अकाउंटेबिलिटी को हम इंश्योर कर रहे हैं, ये हम देख चुके थे। तो अब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव है, मेजोरिटी पार्टी रूल से आया है या फिर कोएलिशन ऑफ पार्टीज है, तो हम अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं? पहली चीज है कि हम एग्जीक्यूटिव जो भी बिल लेके आ रहे हैं, जो भी लॉज लेके आ रहे हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उसमें हम डेलिब्रेशन करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल 0 आवर में हम सवाल पूछते हैं, हम पूछते हैं कि क्यों आप ये पॉलिसी लेके आ रहे हो, क्यों ये इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मेंबर्स को कि वो अपने व्यूज पुट फॉरवर्ड रख सकें, वो बिल और पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रखें अगर वो लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए नहीं है तो। ठीक है, अगर उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं तो, और कुछ कुछ मोशंस भी होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। फिर दूसरा है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। जो भी हम लॉज लेके आए हैं उन लॉज को अगर हमने अप्रूव ही नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया, तो फिर लॉज का मतलब क्या? जो भी हमने बिल लेके आए, हमने जो लॉज लेके आए, उसको जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, रेटिफाई नहीं मिलेगा, तभी तो हम एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। तो दिस इज द सेकंड मेथड जिसकी वजह से हम कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई प्लान कर रहा है इंप्लीमेंट करने की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, कि भाई गवर्नमेंट का काम है कि मैं इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, तो अगर वो कहीं पे भी मिसस्पेंड कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं तो हम उनको एनक्वायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैग एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो यहाँ पे कमिटीज का एक और रोल आ गया कि वो इंक्वायर कर सकते हैं इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में नो कॉन्फिडेंस मिशन, जो कि सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल वेपन है। अगर कभी भी लगता है मेंबर्स को कि जो गवर्नमेंट मेजोरिटी रूलिंग पार्टी है, अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और उतना जो पीपल का जो फेथ है वो रिस्टोर नहीं कर पा रही है वो गवर्नमेंट, या फिर स्ट्रेंथन नहीं कर पा रही है, तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, मतलब इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को भी लेके आती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज डू एंड व्हाई वी नीड इट। हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज की जरूरत क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटीज की जरूरत इसलिए है कि जो भी लॉ मेकिंग पार्लियामेंट कर रहा है, या फिर जो भी डे टू डे बिजनेस है पार्लियामेंट का,
वो जो है उसमें लॉ मेकिंग में भी और डे टू डे बिजनेस में भी पार्लियामेंट रिक्वायर्स व्हाट, पार्लियामेंट रिक्वायर्स टाइम, पार्लियामेंट रिक्वायर्स अटेंशन। उतना टाइम पार्लियामेंट के पास में होता नहीं है। उस इंश्योर करने के लिए हम पार्लियामेंट्री कमिटीज को फॉर्म करते हैं, जिससे वो लॉ मेकिंग में हेल्प कर सकें, उसमें अपने इनपुट दे सकें, ठीक है, और डे टू डे बिजनेस को गवर्न कर सकें, क्योंकि हमारे पास में पॉसिटिव ऑफ टाइम होता है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में जो भी ग्रांट्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा बनाई जा रही हैं, जो भी डिमांड्स बताई जा रही हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है, वो हम स्टडी कर सकें। फिर हम डिपार्टमेंट रिलेटेड, अब एग्जांपल क्या है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टेटिंग कमिटीज बनाते हैं हम, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एथिक्स कमेटी, जो कि इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। मेनली यही है कि हम रिड्यूस कर सकें बर्डन। पार्लियामेंट्री कमिटीज को इसलिए बनाया गया कि हम मेनली रिड्यूस कर सकें बर्डन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है। पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट डिबेटिंग फोरम है, जहां पे डिस्कशंस हो रहे हैं, जहां पे डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे लॉज, पॉलिसीज, इनके बारे में डिस्कशन चल रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल और स्मूथ हो, ठीक है, वो मीनिंगफुल और स्मूथ हो, और पार्लियामेंट स्मूथ फंक्शन कर सके और उसकी डिग्निटी जो हो वो इंटैक्ट रहे। उसके लिए कैसे इंटैक्ट रहेगी, कैसे पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, कैसे कर पा रहा है? जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के थ्रू, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है? फाइनल अथॉरिटी होती है, जो भी पार्लियामेंट को रेगुलेट करने वाला है, उसके फाइनल अथॉरिटी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और एक एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, जिसमें अगर जो पार्टीज में से जो लीडर्स होते हैं, अगर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो क्या हो रहा है, अगर कोई लीडर किसी एक पार्टी के बेसिस पे उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए अगर सेलेक्ट हुआ है और फिर वो दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो वो जो ट्रस्ट है लोगों का वो ब्रेक कर रहा है, और उस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ आया है, जिससे कि इस चीज को कर्ब किया जा सके, ठीक है। और फिर उसके बाद में है कि एक मिनट, फिर उसके बाद में है कि क्या हमारी पार्लियामेंट सॉवरन है? क्या ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है? कि मतलब अगर इसने कोई लॉ बना दिया, या फिर कुछ लॉ बना दिया, या फिर इसने कुछ लॉ बना दिया, कुछ पॉलिसी बना दी, तो इसको कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, इनके पास में आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा ब्रिटेन में जरूर है, वहां की ये सॉवरेन पार्लियामेंट है, लेकिन क्यों नहीं है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? पहला चीज है कि हमारा रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है ऑथोरिटी एंड बॉडी। कोई भी अथॉरिटी है, अगर कोई भी बॉडी है, उसके रोल को डिफाइन किया गया है कि आपकी इतनी पावर्स हैं, आप इस दायरे के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गन अगर इस दायरे के बाहर जाता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिमिट करता है। तो हमारे पास में रिटन नेचर है। दूसरा है फेडरल सिस्टम, जिसमें सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट में नहीं बना सकती है, ठीक है। फिर है सिस्टम्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई भी लॉ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, जो कि अगर कोई पार्लियामेंट जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली एब्रोगेट करने की बात करते हैं, जो कि नॉट इन अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारी बॉडी है, जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन बॉडी नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्नड, और जिस भी तरीके से हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमने जाना पार्लियामेंट का क्या ओरिजिन है, हमने जाना पार्लियामेंट क्या है, हमने ये जाना कि पार्लियामेंट के क्या रीजंस थे, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया, पार्लियामेंट की हमें क्यों जरूरत है, हमें 2 हाउसेस की क्यों जरूरत है, राज्यसभा परमानेंट चेंबर क्यों है, इस तरीके से हमने सारा ओवरव्यू जाना, क्यों सॉवरेनिटी नहीं है पार्लियामेंट की। तो जो हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वो रेनबो है एक तरीके का, और वो भी कलरफुल ड्रेसेस का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत डिफरेंट व्यूज को। अलग अलग सेक्शन से लोग आ रहे हैं, जैसे कोई डिफरेंट कास्ट से आ रहा है, डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहा है, डिफरेंट रिलीजन से आ रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको सिंबलाइज करता है, सॉरी, पार्लियामेंट जो है उसको सिंबलाइज करता है। दैट्स वाई ये हमारी पार्लियामेंट है। बट कई बार हम कहते हैं कि हमारे डिबेट्स, हमारे डिस्कशन जो है हॉस्टाइल हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, ठीक है, और कि जो लोग हैं, वो जो भी पैसा लगा रहे हैं, वो टाइम, मतलब ये जो लोग हैं, मतलब जो भी हमारे लीडर्स हैं, वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोगों का पैसा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बट इट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स है। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वहां पे, अब रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन का मतलब यहाँ पे लोग, पीपल को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है,
ठीक है, यही है जो फेथ ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो तो गवर्न कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल को सेलेक्ट किया है। जब वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स अच्छे तरह इफेक्टिवली फंक्शन करेंगे तो पार्लियामेंट अच्छे से इफेक्टिवली फंक्शन करेगा, और जब पार्लियामेंट इफेक्टिवली फंक्शन करेगा तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और जैसे मैं कहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वैसे हमारा पार्लियामेंट एक लिविंग ऑर्गन है। लिविंग डॉक्यूमेंट और लिविंग ऑर्गन का मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स कोई भी सिचुएशन, कोई भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, जब हमें लगा कि हमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसी तरीके से वो एक्ट आया कहां से, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिविंग डॉक्यूमेंट बोला, लेकिन वो अमेंडमेंट हुआ कहां? वो हुआ पार्लियामेंट के अंदर। तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और हमारे पास में हम डायनेमिक भी हो सकते हैं। अगर सोसाइटी जैसे चेंज हो रही है, जैसे हमारा नेशन चेंज हो रहा है, अगर हम उस तरीके से पार्लियामेंट में लॉज नहीं लाएंगे, अगर हम उस तरीके से पार्लियामेंट में लॉज इनेक्ट नहीं करेंगे, तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेगनेंट हो जाएगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्टेगनेंट हो जाएगा। इसलिए अगर सोसाइटी चेंज हो रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ लॉज। और उसका आप एक रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, जब हमने अभी भारतीय न्याय संहिता या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय सक्ष्य बिल लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लॉज थे जो कि आर्केक थे, जो कि पुराने थे, जो कि स्टैग्नेंट हो चुके थे, जिनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे कि आईपीसी 1860, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड 1973, एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो दिस रीसेंट एग्जांपल शोज कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो एक लिविंग ऑर्गन है। और उसके बाद में अब हमने जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हम बिट्स बाय बिट्स चलेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पार्लियामेंट में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हम पार्लियामेंट में कवर करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, दो हाउसेस का कंपोजिशन है जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, लोकसभा राज्यसभा है, उसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनमें ड्यूरेशन क्या है। अगेन दीज आर द फैक्ट्स, जो हमने प्रिंसिपल्स अभी डिस्कस किए, जो हमने कंसेप्ट्स अभी डिस्कस किए, उन पे रखी जाएगी ये फैक्ट्स की नींव। ठीक है, नींव हमारी जो है कंसेप्ट्स हैं। अब ये फैक्ट्स जो है वो कोई भी याद कर सकता है। द मोर यू रीड इट, द मोर यू विल बी एबल टू रिटेन इट। ठीक है, मेंबरशिप कौन है, कौन पार्लियामेंट का मेंबर बनता है, कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लीडर्स कौन होते हैं, सेशंस क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, कैसे एक बिल बनता है, और उसी तरीके से ज्वाइंट सिटिंग क्या है, बजट कब आया। मैंने बोला कि कुछ कुछ बिल्स में आपको ज्वाइंट सिटिंग, कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पे ज्वाइंट सिटिंग करनी पड़ेगी। और फिर कहीं पे है रोल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का क्या रोल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल के, जो भी वहां पे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो अपनी बातों को फियरलेसली रख पाएं, लोगों के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट कर पाएं, उसके लिए उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं जिन्हें हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। और पार्लियामेंट क्या सॉवरन है क्या, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वॉज फ्रॉम माई एंड, एंड होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पार्लियामेंट की निटिग्रिटीज और नुआंसेस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।